हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, ठीक है, बायो डिग्री। तो कल हमने साइकोन का 1 नंबर पार्ट पढ़ा था। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे थे और कल के पॉइंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम, ठीक है। आज का जो हमारा पॉइंट है नेक्स्ट साइकोन के अंदर वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साइकोन के अंदर नेक्स्ट अगला वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोशिकीय संगठन। आप सभी ने पढ़ा था साइकोन की आंतरिक संरचना के अंदर कि साइकोन की जो भित्ति होती है वो क्या होती है? द्विस्तरीय होती है, ठीक है, द्विस्तरीय होती है। बाह्य साइड को हमने या बाह्य स्थल को क्या बोला था? बाहरी भाग था उसको पिनेकोड्रम बोला था, पिनेकोड्रम, ठीक है। आंतरिक स्थल या आंतरिक आवरण को क्या बोला था? कोएनोड्रम, कोएनोड्रम, ठीक है। तो साइकोन का जो शरीर होता है वो द्विस्तरीय होता है। बाह्य स्थल को अपन ने पिनेकोड्रम बोला था, आंतरिक स्थल को क्या बोला था? कोएनोड्रम। पिनेकोड्रम हमेशा क्या होती है? इनका बाह्य स्थल होता है, जबकि आंतरिक स्थल क्या होता है? कोएनोड्रम होता है। बट इस पिनेकोड्रम, ये मान लीजिए पिनेकोड्रम है, ये क्या है? कोएनोड्रम। इस पिनेकोड्रम और इस कोएनोड्रम के बीच में जिलेटिनी मैट्रिक्स बना रहता है। कौन सा? जिलेटिनी मैट्रिक्स, जिलेटिनी मैट्रिक्स, जिलेटिनी मैट्रिक्स बना रहता है। इस जिलेटिनी मैट्रिक्स को मीसेनकाइम कहा जाता है, मीसेनकाइम कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना कि इस पिनेकोड्रम और कोएनोड्रम के बीच में जिलेटिनी मैट्रिक्स बना रहता है, उसको क्या नाम देते हैं अपन? मीसेनकाइम बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम देंगे? मीसेनकाइम, ठीक है। अब देखिए इसका जो शरीर होता है वो द्विस्तरीय होता है। बाह्य स्तर को अपन ने क्या बोला है? पिनेकोड्रम। आंतरिक स्तर को क्या बोला है? कोएनोड्रम। तो बाह्य स्तर होगा पिनेकोड्रम, पिनेकोड्रम। आंतरिक स्तर को क्या बोलेंगे? कोएनोड्रम, कोएनोड्रम। अब देखिए बाह्य स्तर को पिनेकोड्रम बोलते हैं, आंतरिक स्तर को क्या बोलते हैं? कोएनोड्रम। अब देखिए पिनेकोड्रम होता है, बाह्य स्तर होता है, ये पिनेकोड्रम होता है वो कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? पिनेकोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन सी कोशिकाएं? पिनेकोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। ध्यान में रखना कि जो पिनेकोड्रम होती है, नंबर 1 हम इसके बाह्य स्तर पिनेकोड्रम की जब बात कर रहे हैं तो पिनेकोड्रम होती है वो कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है? पिनेकोसाइट, पिनेकोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है।
ये पिनेकोसाइट कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। पिनेकोसाइट्स कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर एक जिसको एक्सोपिनेकोसाइट बोलते हैं, एक्सोपिनेकोसाइट बोला जाता है। एक्सोपिनेकोसाइट होती है वो ओस्टिया ओस्कुलम को छोड़कर, अपन ने पढ़ा था ओस्टिया साइकोन के शरीर पर छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचना जिसको क्या बोला था? ओस्टिया बोला था। तो एक्सोपिनेकोसाइट होती है वो ओस्टिया और ओस्क्यूलम को छोड़कर संपूर्ण शरीर के चारों ओर पाई जाती है। ध्यान में रखना कि एक्सोपिनेकोसाइट होती है वो ओस्टिया और ओस्क्यूलम को छोड़कर संपूर्ण शरीर के चारों ओर क्या होती है? पाई जाती है। बट एक्सोपिनेकोसाइट एक नंबर थी, अब इसका बी नंबर पॉइंट यानी 2 नंबर होती है एंडोपिनेकोसाइट। पिनेकोड्रम होती है वो पिनेकोसाइट्स कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पिनेकोसाइट दो प्रकार की है, एक्सोपिनेकोसाइट और एंडोपिनेकोसाइट। एक्सोपिनेकोसाइट की हमने बात कर ली है। नंबर 2 है अपनी एंडोपिनेकोसाइट। एंडोपिनेकोसाइट होती है वो इनकरंट केनाल और स्पंजोसील को छोड़कर इनकरंट केनाल और स्पंजोसील को छोड़कर संपूर्ण शरीर के चारों ओर क्या पाई जाती है? एंडोपिनेकोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। तो हम पिनेकोड्रम की बात कर रहे हैं। एक्सोपिनेकोसाइट ध्यान में रखना कि ये ओस्टिया और ओस्कुलम को छोड़कर संपूर्ण शरीर के चारों ओर पाई जाती है। बट एंडोपिनेकोसाइट्स होती है वो इनकरंट केनाल और स्पंजोसील को छोड़कर संपूर्ण बॉडी के चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बाह्य स्तर की, हमने बात करी। अब आंतरिक स्तर जिसको कोएनोड्रम अपन ने बोलते हैं, ठीक है। कोएनोड्रम क्या होता है? इसका आंतरिक स्तर होता है और ये कोएनोड्रम होता है वो कोएनोसाइट्स कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन सी कोशिकाएं? कोएनोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब ये संरचना बनी है आपके सामने, वो किसकी है? कोएनोसाइट्स कोशिका की है। तो ध्यान में रखना कोएनोसाइट्स जो कोशिका होती है वो बड़ी गोलाकार संरचना होती है। इस कोशिका ये जो कोशिका होती है जब ओस्टिया के द्वारा जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो भोजन के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं ओस्टिया के द्वारा इसकी बॉडी में जब प्रवेश करते हैं तो इन कोएनोसाइट्स इन भोजन के पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे कणों को ग्रहण कर लेती हैं। तो इसी कोशिका के अंदर इसका निर्माण होता है, फूड वैक्यूल्स का निर्माण होता है। यहाँ पे दिखा रखा है ना फूड वैक्यूल्स। अब ये कोएनोसाइट कोशिका जो ओस्टिया के द्वारा भोजन के छोटे छोटे कण जल धारा के साथ क्या करते हैं? इसके शरीर में प्रवेश करते हैं। इन भोजन के कणों को सर्वप्रथम कौन ग्रहण करती है? कोएनोसाइट कोशिकाएं ग्रहण करती है। और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर किसका निर्माण होता है? फूड वैक्यूल्स का निर्माण होता है। इस फूड वैक्यूल्स के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये पाचक एंजाइम इस फूड वैक्यूल्स में उपस्थित भोजन का क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। अब देखिए ये इस कोशिका के स्वतंत्र यानी अगले सिरे पर स्कूंसनशील क्या पाई जाती है? कॉलर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्कूंसनशील कॉलर पाई जाती है। अब इस कॉलर के बेस पर देखा जाए, इस कॉलर के बेस पर देखा जाए तो एक छोटी कणिका के समान संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं बेसल ग्रेन्युल्स। क्या बोलते हैं? बेसल ग्रेन्युल्स कहा जाता है। ये इस बेसल ग्रेन्युल्स से घोड़े की चाबुक के समान, ध्यान में रखना, घोड़े की चाबुक के समान
इस बेसल ग्रेनुल्स यानी आधारीय कणिका से घोड़े की चाबुक के समान ये संरचना इस प्रकार निकली हुई है, उसको फ्लैजिला कहा जाता है। ठीक है, यानी फ्लैजिलम कहा जाता है। अब देखिए इस बेसल ग्रेनुल से नीचे की ओर देखा जाए तो अपन को एक बड़ी गोलाकार संरचना दिखाई देती है जिसको न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहा जाता है। अब आपके सामने इसके अंदर की जो सभी संरचनाएं थी आपको बता दी गई है। ध्यान में रखना कि कोएनोसाइट्स कोशिकाएं किसका निर्माण करती है? कोएनोड्रम का निर्माण करती है। और जो कोएनोसाइट्स की स्ट्रक्चर का जब अपन अध्ययन करते हैं तो एक बड़ी गोलाकार संरचना होती है जिसके स्वतंत्र सिरे पर क्या उपस्थित होता है? स्पोंजनशील कॉलर पाया जाता है। और इसके बेस पर क्या उपस्थित होती है? एक कणिका जिसको अपन बेसल ग्रेनुल्स बोलते हैं। इस बेसल ग्रेनुल्स से घोड़े की चाबुक के समान इस प्रकार की संरचना निकली हुई रहती है जिसको फ्लैजिलम कहा जाता है। और इस बेसल ग्रेनुल्स के पास एक बड़ी गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको न्यूक्लियस यानी केंद्रक बोला जाता है। यहाँ पे आपको फूड वैक्यूल्स दिखाई दे रही है क्योंकि ओस्टिया के द्वारा जब भोजन अंदर प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम कोएनोसाइट कोशिकाएं इन भोजन के कणों को यानी फूड पार्टिकल्स को सर्वप्रथम क्या करती है? ग्रहण करती है। और इन्हीं फूड पार्टिकल्स के चारों ओर साइटोप्लाज्म की एक पतली लेयर बन जाती है जिसको अपन फूड वैक्यूल्स नाम देते हैं। ठीक है, इस फूड वैक्यूल्स के अंदर क्या भरे रहते हैं? पाचक एंजाइम भरे रहते हैं जो इसमें उपस्थित भोजन का क्या कर देंगे? पाचन कर देंगे। तो अब आगे देखिए पिनेकोड्रम और कोएनोड्रम के बीच में जो अपना जिलेटिनी पदार्थ भरा हुआ था उसको क्या नाम दिया हमने? मेसेंकाइम। क्या बोला था? मेसेंकाइम। यानी पिनेकोड्रम और कोएनोड्रम के बीच में जो जिलेटिनी पदार्थ भरा हुआ था उसको क्या बोला था? मेसेंकाइम कहा जाता है। इस मेसेंकाइम के अंदर विभिन्न प्रकार की अमीबोइड कोशिकाएं पाई जाती है। अमीबोइड कोशिकाएं पाई जाती है यानी अमीबियोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। ये अमीबोसाइट जो कोशिकाएं होती है अमीबोसाइट कोशिकाएं अमीबोसाइट या अमीबोइड जो कोशिकाएं होती है वो कई प्रकार की होती है। ठीक है, नंबर 1 है स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका। स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका। अब देखिए जो स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका होती है उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बनिक ऑर्गेनिक मटेरियल उपस्थित होता है। इस प्रकार से क्या भरा रहता है? स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल उपस्थित होता है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल संगठित होकर के किसका निर्माण करता है? कैल्शियम कार्बोनेट की जो बनी हुई कंटिकाएं है उसका क्या करता है? ये निर्माण करता है। ध्यान में रखना कि स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भरा रहता है। कौन सा? ऑर्गेनिक मटेरियल भरा रहता है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल संगठित होकर के कंटिकाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। इसका कंटिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, अब नंबर 2 अमीबोइड सेल है, वो है ग्लैंडुलर सेल यानी ग्रंथिल कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं होती है हिंदी में? इसको ग्रंथिल कोशिका। अब देखिए अपनी जो अमीबोइड सेल की पहली वो थी स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं। अब सेकंड है अपनी कौन सी? ग्लैंडुलर सेल यानी ग्रंथिल कोशिकाएं। ये ग्रंथिल कोशिकाएं क्या करती है? एक चिपचिपे और चिकने पदार्थ, ध्यान में रखना, किसका स्रावन करती है? चिपचिपे पदार्थ
या चिकने पदार्थ का क्या करती है, ये स्त्रावण करती है। ठीक है, चिपचिपे या चिकने पदार्थ का क्या करती है, ये स्त्रावण करती है। ये चिपचिपा या चिकना जो पदार्थ होता है इस साइकोन को किसी आधार से चिपकने में क्या करता है, सहायता करता है। यानी चिपचिपे पदार्थ की सहायता से जो साइकोन होता है वो किसी भी आधार पर आसानी से चिपका हुआ रह सकता है। अब नंबर 2 अपनी ग्लैंडुलर सेल की। नंबर 3 है क्रोमोसाइट कोशिकाएं। क्रोमोसाइट सेल यानी क्रोमोसाइट कोशिकाएं। आप सभी जानते हो कि क्रोमोसाइट यानी ऐसी कोशिका जिसके अंदर क्या प्रोजेक्ट होता है, वर्णक। यानी वर्णक किसका कार्य करेगा, रंग प्रदान करने का। जो अब ध्यान में रखना कि क्रोमोसाइट कोशिकाएं जो साइकोन के अंदर पाई जाती है उसके अंदर वर्णक उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, वर्णक उपस्थित होते हैं जो कि साइकोन को कलर यानी रंग प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। साइकोन को क्या प्रदान करते हैं, रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। और नंबर अपनी अमीबोइड सेल जो फोर्थ है वो है आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट जो कोशिकाएं हैं उनको खाद्य कोशिका भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं उनको, खाद्य कोशिका भी कहा जाता है। ध्यान में रखना कि आर्कियोसाइट कोशिकाएं हैं उनको खाद्य कोशिका भी कहा जाता है। और ये आर्कियोसाइट जो कोशिकाएं होती है, आपने साइकोन की जो संरचना पढ़ी है इस प्रकार से आर्कियोसाइट कोशिकाएं होती है। ये इनकी शरीर की भित्ति पर किसी एक भाग पर एकत्रित होती जाती है। कौन सी, आर्कियोसाइट कोशिकाएं। और ये कोशिकाएं इकट्ठी यानी एकत्रित होकर के एक छोटी सी बड का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण कर लेती है, बड का निर्माण कर लेती है। धीरे धीरे ये बड ग्रोथ करती जाती है। उसके स्वतंत्र सिरे पर किसका निर्माण हो जाता है, ओस्टुलम का निर्माण हो जाता है। और ये बड इस जनक साइकोन से क्या हो जाती है, अलग होकर के एक स्वतंत्र रूप से जीवन जीते हुए एक नए साइकोन का क्या कर देती है, ये निर्माण कर देती है। कौन, बड। अब ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं क्या करती है कि जो कोएनोसाइट कोशिका के अंदर जो फूड वैक्यूल्स थी उसके अंदर क्या हो रहा था, भोजन का पाचन हो रहा था। इस पचित भोजन को ये आर्कियोसाइट जो कोशिकाएं होती है वो साइकोन के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक क्या करती है, पहुंच जाती है। ध्यान में रखना कि आर्कियोसाइट कोशिकाएं होती है वो इन बचे हुए खाद्य पदार्थों को साइकोन के शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का क्या करती है, ये कार्य करती है। पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है। अब आर्कियोसाइट इसके अलावा जो अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको भी ये फ्लो यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का क्या करेगी, कार्य करेगी। अब ध्यान में रखना कि मेसेंकाइम क्या था, पिनेकोड्रम और कोएनोड्रम के बीच का एक जिलेटिनी पदार्थ था जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की अमीबोइड कोशिकाएं थी। एक थी अपनी स्क्लेरोब्लास्ट, नंबर 2 थी ग्लैंडुलर, नंबर 3 क्रोमोसाइट, उसके बाद थी आर्कियोसाइट,
क्लेरोप्लास्ट होगी, ग्लैंडुलर होगी, क्रोमोसाइट होगी, उसके बाद आर्क्यूसाइट सेल। ठीक है, इन सभी सेल्स के बारे में अपन ने एक एक पढ़ लिया है। अब बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम ऑफ साइक्लोन। अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्केलेटन सिस्टम ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन का कंकाल तंत्र। साइक्लोन का कंकाल तंत्र। अब देखिए साइक्लोन का कंकाल तंत्र है, उसकी हम बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हो कि साइक्लोन का जो कंकाल तंत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई कंटिकाओं से मिलकर बना होता है। साइक्लोन का जो अंतर कंकाल होगा एंडोस्केलेटन, अंतर कंकाल जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई कंटिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। अब ये कंटिकाएं हैं वो निम्न दो प्रकार की है। सबसे पहली है मोनोएक्सॉन, नंबर 2 है टेट्राएक्सॉन। नंबर 1 है पहली कंटिका मोनोएक्सॉन, नंबर 2 है टेट्राएक्सॉन। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स और टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स की। तो देखिए मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स क्या होती है, इसकी संरचना की जब बात की जाए तो ये नीडल के समान यानी सुई के समान संरचना होती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक ही अक्ष पाया जाता है। क्या होता है इसके अंदर, एक ही अक्ष पाया जाता है। आप इनकी संरचना आराम से देख सकते हो कि ये नीडल के समान संरचना है, जिसके अंदर क्या होता है, एक ही अक्ष पाया जाता है और इनका जो अग्र सिरा है वो नीडल के समान नुकीला होता है। अब देखिए जो मोनोएक्सॉन जो स्पिक्यूल्स यानी जो मोनोएक्सॉन कंटिका होती है वो एक ही दिशा के अंदर क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। क्या कर सकती है, एक ही दिशा के अंदर ग्रोथ कर सकती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक ही अक्ष पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसके अंदर, एक ही अक्ष पाया जाता है। अब मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स होती है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है मोनोएक्टिनल, नंबर 2 है यानी बी नंबर है डाई एक्टिनल। अब देखिए मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं तो संरचना हमने पढ़ ली है। तो मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मोनोएक्टिनल, एक होती है डाईएक्टिनल। अब देखिए मोनोएक्टिनल क्या होती है, सेम इसकी संरचना वैसी ही होती है जैसी मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स की थी। अब देखिए इसकी संरचना होती है मोनोएक्टिनल स्पिक्यूल्स की वो नीडल के समान होती है। सेम इसी का भी अगला सिरा होता है वो नीडल के समान क्या है, ये नुकीला है। ठीक है, और इसमें एक ही अक्ष पाया जाता है, इसलिए एक ही दिशा में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। यदि डाईएक्टिनल की बात की जाए तो इसमें इस प्रकार से क्या होते हैं, दो अक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं, दो अक्ष पाए जाते हैं, एक ये रहा एक ये रहा, इसमें दो अक्ष पाए जाते हैं, इसलिए ये दोनों दिशाओं में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। ध्यान में रखना मोनोएक्टिनल में एक ही अक्ष होता है जबकि डाईएक्टिनल में दो अक्ष होते हैं, इसलिए ये दोनों दिशाओं के अंदर क्या कर सकती है, इस प्रकार वृद्धि कर सकती है। बट मोनोएक्टिनल में एक ही अक्ष होता है और एक ही दिशा में क्या कर सकती है, ये वृद्धि कर सकती है। अब बात करते हैं टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स की। मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स हमने पढ़ ली है। नंबर 2 पार्ट था अपना स्केलेटन सिस्टम की, जब बात कर रहे थे तो क्या था, टेट्रा
एक्सॉन स्पीक्यूल्स। टेट्रा एक्सॉन स्पीक्यूल्स की हम बात कर रहे थे, जिसको समचतुरी कक्ष कंटिका भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, 4 अक्ष होते हैं। कितने अक्ष होते हैं, 4। इस प्रकार से इसके अंदर क्या होते हैं, 4 अक्ष होते हैं। गिन लीजिए, चाहे 1 2 3 और 4 अक्ष होते हैं। और ये इस कारण ये चारों दिशाओं में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। तो ध्यान में रखना, साइकोन के जब स्केलेटल सिस्टम की अपन बात करते हैं तो स्केलेटल सिस्टम होता है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। जो स्केलेटल सिस्टम यानी जो अंदर कंकाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई कंटिकाओं से मिलकर बना होता है। अब कैल्शियम कंटिकाओं की बात की जाए तो ये 2 प्रकार की है। पहले पढ़ी थी हमने मोनो एक्सॉन स्पीक्यूल्स, सेकंड पढ़ी है हमने टेट्रा एक्सॉन स्पीक्यूल्स। अब बात करते हैं इसके डेवलपमेंट की, इसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है, इसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है। हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट ऑफ स्पीक्यूल्स यानी कंटिकाओं के परिवर्तन की हम बात करेंगे। तो मोनो एक्सॉन कंटिका का हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे सर्वप्रथम। डेवलपमेंट ऑफ मोनो एक्सॉन स्पीक्यूल्स यानी मोनो एक्सॉन कंटिकाओं का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो ये है कौन सी, स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका, ठीक है। इस स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका के अंदर ये तरल के समान जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इस कोशिका के अंदर ये बड़ी गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, उसको न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहा जाता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है। अब देखिए इस कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल उपस्थित है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल इस प्रकार से संगठित होता जाता है और संगठित होकर के एक अक्षीय लंबे तंतु का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। यहाँ पे लिखा है ना, फॉर्मेशन ऑफ मोनो एक्सॉन स्पीक्यूल्स। इस प्रकार ये कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो संगठित होकर इसका निर्माण कर लेता है, एक मोनो एक्सॉन स्पीक्यूल्स का निर्माण कर लेता है। अब देखिए जैसे जैसे इस मोनो एक्सॉन स्पीक्यूल्स की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे ये स्क्लेरोब्लास्ट जो कोशिका है इस एक्सॉन के यानी जो मोनो एक्सॉन स्पीक्यूल्स यानी जो मोनो एक्सॉन कंटिका है उसके चारों ओर ये कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावण करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देती है। कौन, स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका। जैसे जैसे ये इसकी थोड़ी लंबाई बढ़ेगी इसके चारों ओर स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका क्या कर देगी, कैल्शियम कार्बोनेट का स्रावण करना क्या कर देगी, प्रारंभ कर देगी। अब जैसे जैसे इनकी लंबाई मोटाई बढ़ेगी वैसे वैसे स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका होती है वो 2 भागों में बंट जाती है। इनमें से बाहर वाली सेल को फाउंडर सेल कहा जाता है, जबकि आंतरिक सेल को क्या बोलते हैं, थिकर सेल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो थिकर सेल होती है वो किसका कार्य करती है, थिकर सेल होती है वो इसकी लंबाई बढ़ाने में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। अब थिकर सेल है और फाउंडर सेल है। अब ध्यान में रखना, सॉरी पहले मिसप्रिंटिंग हो गया था कि थिकर सेल होती है वो बाहर की ओर उपस्थित है बट फाउंडर सेल है वो अंदर की ओर उपस्थित होती है। अब ये जो थिकर सेल होती है वो इस एक्सॉन की लंबाई में वृद्धि करने के लिए या फिर इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। अब इस प्रकार से क्या हो जाता है, एक मोनो एक्सॉन स्पीक्यूल्स का निर्माण हो जाता है यानी मोनो एक्सॉन कंटिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।